इस कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियों में किस तरीके से कंप्यूटर में बदलाव आया, एक विशाल रूप से एक छोटे रूप में किस तरीके से कंप्यूटर परिवर्तित हुआ, उन चीज़ों को हम समझेंगे। और किस कंपोनेंट्स के कारण कंप्यूटर में इतना ज़्यादा बदलाव आया, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उन्हीं को हम पीढ़ियों में व्यक्त करते हैं। तो आइए चलते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा वेंटर का ऑफर चल रहा है। यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमें 8931 के नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको प्रोसीजर बता दीजिए जाए किस तरीके से आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। एक बात तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही विकास की जननी है। यदि आपको नीड्स है तो नीड्स ही आपके डेवलपमेंट यानी विकास कराता है ना। अगर लोगों को जल्दी कहीं ना पहुंचना होता तो वो साइकिल का आविष्कार नहीं करते। अगर उससे भी ज़्यादा जल्दी ना पहुंचना होता, उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुंचना होता है तो वो सीधे साइकिल से कहाँ आते, कार में, बाइक में आते। बाइक आ गई, फिर कार आ गई, फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुंचने के लिए एरोप्लेन्स आ गए, ट्रेन्स आ गई। तो उनसे क्या हुआ, आवश्यकता ये है तो लोगों की जो विकास कराते जा रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ी गई, आवश्यकता पड़ती गई, तो उसमें क्या हुआ, विकास होता चला गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, विद द टाइम ड्यू टू नीड्स एंड डेवलपमेंट्स देयर आर हैव बीन many changes in the computer due to which there have been many changes in the size, speed, hardware of the computer. In view these changes, computer are divided into different categories according to time. Hence these categories are called generation of computers. राइट तो समय के साथ ज़रूरतों और विकास को चलते कंप्यूटर में ढेर सारे बदलाव हुए, जिनकी वजह से कंप्यूटर के आकार, गति और हार्डवेयर में भी परिवर्तन हुए। और इन परिवर्तनों को देखते हुए कंप्यूटर के समय अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अतः यही श्रेणियाँ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन्स कहलाती हैं। तो लोगों की ज़रूरत जब बढ़ी, वर्क ज़्यादा बढ़ा और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां कंप्यूटर पर बढ़ाने लगे, तो उसी के हिसाब से हार्डवेयर्स में, स्पीड में, साइज़ में तो धीरे धीरे बदलाव आए। उन्हीं को हम जनरेशन्स में बांट देते हैं और यही जनरेशन्स या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहलाती हैं। तो ये देखते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं कितनी और उनकी टाइमिंग क्या है। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है वो मुख्यतः 5 भागों में बांटी गई। ये 5 भाग हैं। उनमें से पहला भाग है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, 1942 से 1955 तक के पीढ़ी को कहते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक थे। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर 1964 से 1975 तक और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1975 से 1989 तक। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर 1989 से अब तक। तो ये 5 जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं जिनकी समय सीमा आपको दी गई है, किसकी कितनी टाइमिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 भागों में बटी हैं। और 5वीं भाग जो है, जो अभी हम जिस जनरेशन में चल रहे हैं, वो हमारा 5वां भाग है 1989 से अब तक का। अच्छा, एक चीज़ है कि इन टाइमिंग्स को लेकर कई जगहों पर अलग अलग आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसका कोई प्रमाणित है अभी तक, मतलब प्रमाणित तो है लेकिन हर जगह पे एनसीईआरटी अलग कहता है, अपना दूसरा बोर्ड अलग कहता है, और तो उस वजह से इसको कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये एक हिसाब से ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर उसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो आइए आगे चलते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जिसकी समय सीमा 1942 से 1955 है। हाँ, इसी के साल 2 साल ऊपर नीचे इसकी समय सीमा हो सकती है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो यदि आपसे समय सीमा कभी भी जनरेशन की किसी भी पीढ़ी की जनरेशन के कंप्यूटर की पूछी जाती है तो आप इसी के 1-2 साल ऊपर नीचे लगभग सभी जनरेशन्स आती हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे क्या, वो समझिए ज़रा। ये आपको जो लुक दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर है पहली पीढ़ी का, पहले जनरेशन का कंप्यूटर है, जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, जिसे वॉल्व भी कहा जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का दूसरा नाम क्या था, वॉल्व। ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। तो डेटा स्टोर करने के लिए, इनपुट लेने के लिए भी आपके पंच कार्ड या इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, इन पर आउटपुट जो होती थी, कोई मॉनिटर स्क्रीन नहीं होती थी जिस पर हम आउटपुट देख सकते थे। तो यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए भी पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो पंच कार्ड पर आउटपुट आता था। तो इस तरह से ये इनपुट और आउटपुट का काम करते थे। डेटा स्टोर भी पंच कार्ड वगैरह पे मैग्नेटिक ड्रम या पेपर टेप पर ही होता था। तो सॉफ्टवेयर को मशीनी भाषा में, लैंग्वेज में तथा निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग्स होती थी या जो भी चीज़ें चलती थी तो वो सब मशीनरी भाषा थी। मशीनरी भाषा का मतलब आप ये समझ ली 0 और 1,
या तो कंडीशन, या तो जो जो चीज़ें हैं वो चलेंगी या तो क्या होगी, बंद होगी। तो जो भी यहाँ पर कंपोनेंट्स लगते थे उनमें से कोई ना कोई कंपोनेंट्स रन करता था, कोई ना कोई कंपोनेंट्स बंद रहता था। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को ms मिली सेकेंड में मापा जाता था। ms में यहाँ की स्पीड मापी जाती थी। स्पीड ही कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान सैन्य कार्यों में किया जाता था। तो एक बात समझिए कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर पब्लिक नहीं थे और ना ही पब्लिक के बस के थे कि इनको खरीद सके या उन्हें यूज़ कर सके। तो उस समय इन्हें ऐसे ही विभागों में प्रयोग किया जाता था। यह आकार में बहुत बड़े और ऊर्जा खपत करते थे, तो इनके साइज़ बहुत ज़्यादा होता था और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे ये कंप्यूटर्स। इनकी भंडारण क्षमता 20 KB दी थी। आप समझ लीजिए कि 20 KB भंडारण कर सकता था बस। गति बहुत धीमी थी, बहुत ज़्यादा स्पीड कम थी। पहली पीढ़ी कंप्यूटर का प्रचलन 1942 से 1955 तक रहा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स के प्रयोग से अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी, इनके कारण वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था। तो उस समय भी यहाँ पर AC वगैरह लगाना पड़ता था, या मतलब कि ऐसी जगह पे रखा जाता था जहाँ वेंटिलेशन हो, एयर बराबर क्रॉस हो सके और ठंडी हवा कंप्यूटर को मिल सके। यदि अगर गर्मी हो जाएगी तो ये चल नहीं सकते थे। तो पहली जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? तो ENIAC था, UNIVAC था और IBM Mark 1 था, है ना। तो ये कंप्यूटर्स हमारे पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे। इन कंप्यूटर्स की आपको ENIAC, UNIVAC और IBM कंप्यूटर्स यदि आपको पढ़ना है तो इन कंप्यूटर्स को पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखना पड़ेगा। मैं इसी वीडियो के अंत में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अतीत या इतिहास का वीडियो लिंक कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। ये वीडियो जैसे ही एंड होगा आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का वीडियो दिख जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे IBM था, IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM Mark 1 एक कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है जो अपने नाम से ही मॉडल्स को रखती है। आइए दूसरे पीढ़ी कंप्यूटर की बात करते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उन पर प्रयोग किया जाता था क्या? ट्रांजिस्टर्स। ये है आपका ट्रांजिस्टर जिस पर दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर प्रयोग किए जाते थे। आप देख सकते हैं दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर ये होती थी वैक्यूम ट्यूब। अब इस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया किससे? तो ट्रांजिस्टर से। अब जो एक वैक्यूम ट्यूब जितना काम करती थी उतना काम एक कौन करता है? ट्रांजिस्टर करता है। तो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया डेटा स्टोर करने के लिए। चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक डेटा, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता। सॉफ्टवेयर हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज तैयार किया जाता था। कंप्यूटर के प्रोसेस को US यानी माइक्रो सेकेंड में नापा जाता था। ये माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। इस पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः उद्योग और व्यवसाय के लिए किया जाता था। इसका आकार पहली पीढ़ी कंप्यूटर से छोटा था, कम ऊर्जा खपत करता था। इनकी भंडारण क्षमता 128 KB की थी। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर 1955 से 1964 तक रहे। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर पहली पीढ़ी कंप्यूटर की तुलना में तेज़ी काम करते थे। ठीक है, तो क्या था? दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आया। तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया? कंप्यूटर के साइज़ को कम किया। अब जैसे क्या होता था कि एक आपका क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब होता है। अब वही एक वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या लिया? एक ट्रांजिस्टर ने काम लिया। वैक्यूम ट्यूब का अच्छा खासा साइज़ होता था, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं। और ये क्या ट्रांजिस्टर है, फिर भी ट्रांजिस्टर इसमें बहुत बड़ा बनाया गया, ट्रांजिस्टर इससे भी छोटा ही होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स के लिए एक वैक्यूम ट्यूब की जगह ले लिया। तो वही प्रोसेसिंग, अच्छा ये वो पार्ट हैं जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य करते थे, यानी प्रक्रियाएं करने का काम यही करते थे, जिसको आज आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं। उस समय पे प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इन कंप्यूटर की गति, अब एक उससे ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ये था कि एक वैक्यूम ट्यूब या एक ट्रांजिस्टर सिर्फ एक तरह की ही प्रोसेसिंग कर सकता था। यानी पुराने कंप्यूटर्स जो थे, पहली दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे, इनका कार्य बहुत लिमिटेड था, ये बहुत ज़्यादा अधिक कार्यों को नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड कार्य के लिए इन कंप्यूटर्स को बनाया गया। और एक वैक्यूम ट्यूब एक ही प्रोसेसिंग काम करेगा, एक ट्रांजिस्टर एक ही प्रोसेसिंग काम करेगा। तो अब सोचिए, क्या कंप्यूटर का काम एक है? आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं सकते आप कितने तरह काम कर सकता है। उस समय भी एक कंप्यूटर लगभग 500, 1000 या 2000 तरह के कामों को कर सकता था। मतलब उतने ही ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाए जाएंगे इस पर। बात समझ में? उतने ही ज़्यादा यहाँ पर सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते थे। तो हमारे दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया। वे ट्रांजिस्टर्स है। अब चलते हैं तीसरी पीढ़ी की तरफ। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में IC आ गई। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग आरंभ हुआ। डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय भंडारण, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस आ गई, प्रयोग किया गया। इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की स्पीड को NS नैनोसेकंड में मापा जाता था। इस पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता था। इनका आकार दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर तथा उपयोग करने में आसान थे, छोटा था और आसान थे। इनकी भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक थी। अब ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता ये था
कि अब समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका जो आउटपुट है क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रचलन हुआ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि यदि आपसे पूछा जाए इनपुट आउटपुट उपकरणों में क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग का किस पीढ़ी से हुआ, तो याद रखिएगा कि थर्ड पीढ़ी से कीबोर्ड और माउस का या मॉनिटर का प्रयोग हम कंप्यूटर में करना प्रारंभ करते हैं, कीबोर्ड का और मॉनिटर का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से तीसरी पीढ़ी है जहाँ पर हमने कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया और इनपुट आउटपुट देने के लिए इनका प्रयोग करना चालू किए। आप देख सकते हो ये है आईसी। अब ऐसा हुआ कि आपने पहले देखा था वैक्यूम ट्यूब जो एक प्रोसेसिंग पर एक काम करता था, ट्रांजिस्टर भी एक प्रोसेसिंग के लिए बना था, लेकिन जो एक आईसी होती है ना, वो हज़ारों ट्रांजिस्टर्स या हज़ारों क्या कह सकता हूँ 50,000 लाखों ट्रांजिस्टर्स या वैक्यूम ट्यूब्स का काम एक छोटी आईसी करने लगे। आप सोचिए अगर 1000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते हैं तो एक कमरे के बराबर, आधे कमरे के बराबर साइज़ तो कंप्यूटर ले ही लेता था। अब वही एक आईसी जो उसके बराबर काम करने वाली है ये आईसी, अब ये इसका एक छोटा रूप है। इतनी बड़ी आईसी होती है आज के समय, इससे भी छोटी आईसी आती है आपकी जनरेशन में, तो इतनी बड़ी आईसी जो हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर्स या एक वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर काम करती है। तो इसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ क्या हुआ, कम हो गया, छोटा होने लगा। और ये कंप्यूटर और अधिक काम के लिए, भाई सीधी सी बात है, जब हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर ये काम करेगी तो कंप्यूटर का कार्य क्या होगा, बढ़ेगा। कंप्यूटर बेहद और भी ज़्यादा प्रक्रियाओं में यूज़ होने लगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर यहाँ पर कई कार्यों में प्रयोग में आने लगा और कई कार्यों को करने लगा। ठीक है, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रचलन 1964 से 1975 तक रहा। IBM 360 PDP इसके उदाहरण है इसके उदाहरण है। ठीक है, इस जनरेशन में बने कंप्यूटर से ये, और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। नैनो सेकंड में इसकी स्पीड नापी जाती थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया था जो हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर्स के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर में चलते हैं। नेक्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर हमारा क्या है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1975 से 1989 तक। इस पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। अब आप समझिए कि ये है माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप देख सकते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये कंप्यूटर है। इस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का। तो अब इस कंप्यूटर का साइज़ आप देख सकते हैं, कहाँ एक कमरे के बराबर से कंप्यूटर चला था, फिर उसके बाद छोटा होते होते अब जाके यहाँ पर ये कंप्यूटर इतने आकार का बना चौथी पीढ़ी में आके। और ये माइक्रो प्रोसेसर है, और ये माइक्रो प्रोसेसर लाखों या करोड़ों आईसी के बराबर होता है, और इतनी बड़ी ही चिप होती है जितनी बड़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, इतनी बड़ी ही चिप होती। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप को मतलब कि एक हिसाब से लगभग इसका जो रियल साइज होता है वो ये होता है। ठीक है, इतनी बड़ी होती है माइक्रो प्रोसेसर, और लाखों करोड़ों इसके अंदर आईसी समाती हैं। तो सोचो ट्रांजिस्टर कितने आ गए, अब वैक्यूम ट्यूब कितने आ गए। तो एक चिप के, इतनी बड़ी चिप होने के कारण समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा डेटा प्रयोग किया जा सकता है और कितने तरह के कार्यों में एक चिप काम आ सकती है। यही वो चिप है जिसकी वजह से आज के समय में हमारे हाथों में लैपटॉप आया। इस चिप के कारण आपके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन आया। इस चिप के कारण इतनी ही छोटी चिप होती है, ठीक है, जो आपके इतने ज़्यादा छोटे छोटे डिजिटल डिवाइसेस को बनाने में उपयोगी बनाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। डेटा स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी कंप्यूटर में यूनिक्स C++ लैंग्वेज का आरंभ हुआ। इस कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड को पिको सेकंड में मापा जाता है। इसका सर्वप्रथम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटा तथा तीव्र था। इसकी भंडारण क्षमता 1024 GB है। ठीक है, इस पीढ़ी कंप्यूटर एक साथ कई कार्यों को मल्टीटास्किंग करने में सक्षम थे, यानी यहाँ पर एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको डेटा डाउनलोडिंग के साथ साथ आप डेटा डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं, डेटा डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, अपलोडिंग भी कर सकते हैं। ऐसे कार्यों को एक साथ आप कर सकते हैं। इस कंप्यूटर प्रचलन 1975 से 1989 तक रहा। IBM PC और तथा एप्पल PC इसके उदाहरण है। इन कंप्यूटर्स में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप्स वगैरह आपके चौथी पीढ़ी कंप्यूटर्स हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे चौथी पीढ़ी कंप्यूटर हैं जो आज के समय में हम इन्हें अभी भी प्रयोग करते हैं, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर्स का। आइए चलते हैं पाँचवीं और आखिरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो अपने आप में बहुत प्रचलन में है आज के समय में। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर का निर्माण करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप
समझ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक चिप है, ठीक है। अब चिप क्यों कहते हैं, तो आपने देखा आलू की चिप्स छोटी होती है ना, वैसे ही ये चिप होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है, क्योंकि एक आलू की चिप्स के बराबर का साइज है इसका, और वो एक आलू के बराबर के साइज की चिप कंप्यूटर को आपके हाथों में ला के रखती। क्योंकि पहले जनरेशन में जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा था वो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा था वो ट्रांजिस्टर था, तीसरे जनरेशन में जो काम कर रहा था वो आईसी था, चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, अब पाँचवीं जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये एक चिप के समान जो लाखों अरबों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स और आईसी के बराबर काम करता है एक चिप, जो कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस को बहुत छोटा, बेहद ही छोटा रूप देते चला जा रहा है। डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी तथा वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। भाई आज के जनरेशन में आप सभी यूज़ कर रहे हो, ऐसी पीढ़ी कंप्यूटर्स में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को GHz गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा, इनकी गति अत्यधिक है। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी अत्यधिक होती है। इसमें स्पीड की कंप्यूटर का इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रचलन, ये इस पीढ़ी पे लिखा हुआ है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रचलन 1989 से अब तक है, यानी ये जो जनरेशन चल रही है ये पांचवी पीढ़ी चल रही है जिस पे हम लोग हैं अभी। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर इसके क्या है उदाहरण है। यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी, इसमें ULSI का प्रयोग किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं जिनको हमें जानना चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा है, आप इतने पॉइंट्स को पढ़कर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कि CCC के लिए इंपॉर्टेंट है, O लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, DCA कर रहे सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे ज़्यादा पॉइंट्स मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाते हैं। जितने मैंने पॉइंट्स कवर करने थे मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, और एक वीडियो मैंने सभी के दृष्टिकोण से बनाया जिसमें ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ हर एक कंप्यूटर कोर्सेज़ के बच्चों को काम आएगी। इसी में आपको इस मतलब कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा है तो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के वीडियो को देखना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको लिंक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का वीडियो, जैसे ही वीडियो ख़त्म होने वाला होगा उसके पहले आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आपके जैसे IBM है, PDP है, या फिर आपने यूनिवैक, ENIAC कंप्यूटर का नाम सुना है, इन कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो वहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं। आप कमेंट में जाकर क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर जरूर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विच टेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई। ULSI फुल फॉर्म, ULSI का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ GUI का फुल फॉर्म, PDP का फुल फॉर्म, IBM का फुल फॉर्म क्या है, टाइमिंग ऑफ थर्ड जनरेशन की टाइमिंग क्या है, विच जनरेशन यूज AI टेक्नोलॉजी, कौन से जनरेशन में AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, विच जनरेशन यूज IC, कौन से जनरेशन में IC का प्रयोग किया जा रहा है, विच जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर, कौन सी जनरेशन ने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है, माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सभी के आंसर्स को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।